हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे पावर इन एलसीआर सर्किट। हमने अभी तक यही किया है टॉपिक के अंदर कि जब एसी को एलसीआर सर्किट में पास करेंगे तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या होता है। अभी आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जब हम एसी को एलसीआर सर्किट में पास कर रहे हैं तो वो कितनी पावर जनरेट करेगा। पावर का मतलब होता है कि कितना एलसीआर हमारे लिए काम करेगा। तो टॉपिक है पावर इन एलसीआर सर्किट। सो लेट अस सपोज कि जो हम ईएमएफ दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें पता है कि करंट में थोड़ा फेज डिफरेंस होगा। ये हम कर चुके हैं एलसीआर सर्किट में। तो हमें पता है कि पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क अपॉन टाइम, ये इक्वल होगा ई आई। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे जो वर्क अपॉन टाइम है वो क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी लिमिट के साथ साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी देन साइन बी कॉस ए, और ये वाला डी टी उधर चला गया। इधर भी वर्क डन 0 से टी, तो वर्क डन हमारा आएगा ई नॉट आई नॉट 0 टू टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव ब्रैकेट बंद। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अगले केस में ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव आउटसाइड बिकॉज ये कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी प्लस सेम ई नॉट आई नॉट इधर आएगा 0 टू टी, 2 बाहर, यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला लग गया, और यहाँ पे साइन फाइव है ये भी बाहर आ जाएगा। ई नॉट आई नॉट साइन फाइव डिवाइड बाई 2 डॉट डी टी। सो वी नो कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है वी कैन राइट इट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो इस वाली टर्म को हम पुट कर देंगे इस जगह पे। सो वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। मैथमेटिक्स में हमें पता है कि साइन 2 ओमेगा टी का जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। आप एज इट इज लिख देना, साइड में करके भी देख सकते हैं इसको। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव डिवाइड बाई 2 0 टू टी लिमिट 1 डी टी। सिमिलरली इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव 0 टू टी लिमिट कॉस 2 ओमेगा टी डॉट डी टी। मतलब इस टर्म को पहले 1 से फिर इससे मल्टीप्लाई किया, अगेन कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी लिमिट में 0 आएगा। सो ये आ गया ई नॉट
इस 2 को आप √2 लिख सकते हो, इसको भी √2 लिख सकते हो। 1 dt का इंटीग्रल करके t आ गया इंटू cos फाई। तो वर्क टाइम नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू E0/√2 ERMS वैल्यू होती है, ये IRMS वैल्यू आ गई, यहाँ पे cos फाई आ गया। तो W/T इज पावर। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन जाता है कि जब हम AC सर्किट के अंदर, LCR सर्किट में जब हम AC को पास करते हैं तो उसके अंदर जो पावर आएगी वो आएगी P = ERMS IRMS cos फाई। ERMS हमने इसलिए लिया क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि AC सर्किट के अंदर हमेशा ERMS और IRMS वैल्यू हम यूज करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो cos फाई है, cos फाई आ जाएगा P/ERMS IRMS। P को बोलते हैं हम ट्रू पावर और ये हमारी होती है एपरेंट पावर। cos फाई को बोलते हैं हम पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। देखिए इसको, जो पावर फैक्टर है इसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आप एक बार पॉज करके इसको पूरा लिख लीजिए बेटा। नाउ देखिए, जो हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाल ली थी LCR में, कुछ ऐसा हमने निकाला था। इस तरफ पे वोल्टेज थी, ये हमने लिया था VL - VC, ये था फाई, ये V था। ABCD इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। हम LCR सर्किट में ये कर चुके हैं। तो यहां पे जो cos फाई होगा उसको क्या लिखेंगे हम? दिस इज बेस, ये हाइपोटेन्यूज, VR/V। तो VR को आप लिख सकते हो IR और V को लिख सकते हो IZ, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस Z होता है। तो cos फाई इज ऑल्सो इक्वल टू XL - XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि हम Z को ये वाली XL - XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख चुके हैं। तो हेंस cos फाई चाहे तो आप ऐसे निकाल लो इस फॉर्मूले से, चाहे आप इससे निकाल लो। अगर आपको ट्रू पावर और एपरेंट पावर गिवन है, दोनों से निकल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या डाटा गिवन है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडक्टर की, जब हमने इंडक्टर में यानी L में AC पास की थी तो हमने क्या बोला था कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। मतलब वोल्टेज और करंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि फाई की वैल्यू यहां पे कितनी है? 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो यहां पे पावर कितनी आएगी? पावर आएगी ERMS IRMS cos 90 = 0।
यानी कि जब एसी को इंडक्टर के अंदर पास करते हैं तो वहां पे पावर जनरेट ही नहीं होती, जीरो पावर आएगी। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर में देखोगे उसमें भी एंगल 90 डिग्री है, उसमें इधर करंट था, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे थी, अगेन पावर यहां पे 0 डिग्री। बट अगर आप रेजिस्टेंस में देखोगे यहां पे फाई 0 था, तो इसमें पावर जनरेट हो रही है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस में पावर जनरेट होती है। अगर आप एसी को रेजिस्टेंस में पास कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के अंदर पावर जनरेट होगी ERMS इंटू IRMS। कैपेसिटर में और इंडक्टर में पावर जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि इंडक्टर में और कैपेसिटर में जो पावर फैक्टर है वो 0 आ रहा है, जबकि रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर जो है वो मैक्सिमम यानी कि 1 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पावर फैक्टर होता है, जो पावर फैक्टर है cos फाई, इसकी वैल्यू जो होगी पावर फैक्टर PF से डिनोट कर रहा हूं, या तो मैक्सिमम 1 होगी या 0 के इक्वल हो सकती है। 0 के इक्वल होगी और 0 और 1 के बीच रहेगी। पावर फैक्टर मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। अब बात यह आती है कि पावर फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर फैक्टर। मैंने यहां पे एक आपको फॉर्मूला दिया था कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू P अपॉन ERMS IRMS। इसे मैंने कहा था दिस इज ट्रू पावर एंड दिस इज एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को मैं टोटल पावर भी कह सकता हूं, टोटल पावर, और ट्रू पावर को मैं लिख सकता हूं यूजफुल पावर। अब cos फाई का मीनिंग समझिए। ऐसे समझ लो कि अगर हम 100% एनर्जी दे रहे हैं, उस 100 में से कितनी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एफिशिएंसी। हम ये कहते हैं ना, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसी तरह से पावर फैक्टर है कि आप किसी बैटरी से किसी एसी सोर्स से कितनी एनर्जी दे रहे हो सर्किट में और कितनी यूज हो रही है, वो डिनोट करेगा पावर फैक्टर। कितनी यूज कर रहे हो, कितनी टोटल दे रहे हो, दैट इज cos फाई, पावर फैक्टर। अब इंडक्टर और कैपेसिटर में जो पावर फैक्टर 0 है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं एक का बताता हूं इंडक्टर का। इंडक्टर इज लाइक ए स्प्रिंग। जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं ऐसे, और फिर जब छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वापस आ जाएगा, जो एनर्जी हम देंगे हम ही वापस कर देगा वो। तो इंडक्टर में भी ऐसा ही होता है कि इंडक्टर क्या करता है, पावर को अपने में स्टोर करता है। जैसे ही उसमें आप करंट पास करोगे, मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज पास करोगे, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर स्टोर होगी जब उसमें करंट पास करेगा। तो जब एसी का पॉजिटिव हिस्सा जाएगा, इंडक्टर में करंट स्टोर हो गया, और जब नेगेटिव हिस्सा जाएगा, वही जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो वापस आ जाएगी। यानी कि पहले एनर्जी गई, फिर वापस आ गई, फिर गई, फिर वापस आ गई। तो इसीलिए कैपेसिटर का भी यही काम है कि वो क्या करता है, पहले चार्ज को स्टोर कर लेगा, फिर डिस्चार्ज कर देगा, पहले स्टोर कर देगा, फिर डिस्चार्ज कर देगा। ये दोनों ही ऐसे हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, फिर वापस कर देते हैं, पावर को स्टोर कर देते हैं, फिर पावर कर देते हैं, यानी यूज ही नहीं होने देता। जो मेन एसी सोर्स है वो पावर भेजता है कि किसी सर्किट में काम आ जाए, बट एल और सी क्या करेगा, उस पावर को वापस दे देते हैं, उसका यूज ही नहीं होने देते आगे। इसीलिए इनकी पावर क्या है, 0 होती है, इनका पावर फैक्टर 0 होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम इनको एसी सर्किट में यूज ही क्यों करते हैं जब ये पावर आगे नहीं जाने देते। तो यूज इसलिए करते हैं
क्योंकि एसी को ये दोनों चीज़ें, इंडक्टर और कैपेसिटर, बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं। पावर जरूर इनसे जनरेट नहीं होती, बट ये एसी को कंट्रोल करके रखते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। लाइक सपोज ये आपका एक इंडक्टर है एल, ये बल्ब है, ये एसी सोर्स है। अब जब इधर से ऐसे करंट जाएगा तो ये पावर को पहले स्टोर करेगा, फिर वापस भेज देगा। सिर्फ पावर की बात कर रहा हूं मैं, करंट रेगुलर फ्लो होता रहेगा। अब जब करंट, मान लो यहां पे करंट की वैल्यू है 100, जब करंट इंडक्टर में से पास करेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इसमें फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट आ जाता है। तो करंट की वैल्यू रहेगी मान लो 25। तो बल्ब में करंट जाएगा जरूर, वो 100 से नहीं ऑन हो रहा, वो 25 से ऑन हो रहा है। मतलब जितनी बल्ब को पावर मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही, ये बीच में उसको कम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जीरो कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि प्योर कैपेसिटर हमारे पास इंडक्टर नहीं होता, इंडक्टर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो रेजिस्टेंस थोड़ी सी पावर को पास करने देता है, जिससे बल्ब जलता है। अदरवाइज हम इसकी जो पावर फैक्टर है इंडक्टर की और कैपेसिटर की जीरो ही मानते हैं, है ना। तो ऑल ओवर कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है भी ये कि पावर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है रेजिस्टेंस के केस में, 0 होता है एल और सी में। 0 होने का मतलब ये है इंडक्टर एंड कैपेसिटर पावर को, सोर्स को वापस कर देता है, आगे नहीं जाने देता। फिर भी हम इन दोनों को इसलिए लगाते हैं कि उस पूरे सर्किट में एसी को ये दोनों चीजें एल और सी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये हायर लेवल की बात है। सो दिस इज योर पावर फैक्टर। पावर जो होती है एलसीआर सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस की वजह से ही जनरेट होती है। अब देखिए वाटलेस करंट क्या होता है। ये भी पावर का ही टॉपिक है अभी। एक ऐसा करंट जो किसी एलसीआर सर्किट में जीरो पावर जनरेट करे, उसे हम कहते हैं वाटलेस करंट। लाइक सपोज ये हमारे पास एक वोल्टेज है और ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है ईआरएमएस, इसमें एंगल होता है फाई। तो अगर मैं आईआरएमएस के दो कंपोनेंट ले लूं, एक इस तरफ, उल्टा कह गया, इधर लेते हैं आईआरएमएस, इधर ईआरएमएस। तो आईआरएमएस के दो कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, एक ये कंपोनेंट हो गया आईआरएमएस कॉस फाई, एक ये कंपोनेंट हो गया आईआरएमएस साइन फाई। इसको I1 मानता हूं मैं, इसको I2 मानता हूं। तो फर्स्ट केस में देखो, जो पावर होगी इस केस में वो क्या होगी, I1 इंटू ERMS। इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, पावर इज 0। दूसरे केस में I2 लेंगे हम, ERMS लेंगे, कॉस इनमें क्या है, इन दोनों में एंगल इज 0, सो पावर इज I2 ERMS, यानी कैन नॉट बी 0। तो ये जो करंट है हमारा I1, जिसकी वैल्यू मैंने क्या ली है, IRMS साइन फाई, इसे वाटलेस कहेंगे हम, क्योंकि ये करंट सर्किट में जीरो पावर जनरेट कर रहा है। जो करंट किसी सर्किट में
पावर जनरेट ही नहीं करता, उस करंट को हम वाटलेस करंट कहते हैं। सो दिस करंट इज वाटलेस बिकॉज नो पावर प्रोड्यूस। देखिए इसको, इसको वाटलेस करंट को आइडियल करंट भी कहते हैं। दिस इज द सेकंड नेम। So this is all about power in LCR circuit.